बेटा देखिए, आज अपना पहला दिन है कॉमर्स की क्लास का। तो हम लोग जो है एकदम आपके जो कन्फ्यूजन है पहले उस पे बात करेंगे कि आप लोगों को मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी है जो दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि आप लोगों ने 10th तक कॉमर्स कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकती है। पहले मुझे जो लगता है मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों का तो मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है। मेरा भी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम क्या है? कितने लोगों को मेरा नाम मालूम है? अच्छा, बहुत जांच पड़ताल करके आए आप लोग। क्या है बेटा मेरा नाम? अमृत। ठीक है। तो बेटा देखिए, ऐसा है कि मैं 26 ईयर्स हो गए टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। 26 साल हो गए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ये पूरी जर्नी में एक अच्छी बात हमेशा ही, बेटा दरवाजा लगा दीजिएगा। इस पूरी जर्नी में एक अच्छी बात ये रही 26 सालों में कि हमने कॉमर्स स्टूडेंट में बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। क्योंकि अब सोचिए, मैंने आज से 26 साल पहले यानी ईयर 2000 में पढ़ाना शुरू किया। आप लोग कब पैदा हुए? 2010 में, है ना? आपके पैदा होने से भी 10 साल पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस समय कॉमर्स का इतना कोई मतलब अवेयरनेस नहीं था। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा, मेरा 11th 12th साइंस था। 11th 12th साइंस के बाद में मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की। तो जैसा कि लोगों का रिएक्शन होता है, कॉमर्स कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बीकॉम? अच्छा, बेकाम, यानी आप अब किसी काम के नहीं रहे। ये मेरे साथ भी हुआ। लेकिन आप ये बात समझिए कि हर एजुकेशन में दो चीजें होती है। एक होते हैं प्रोफेशनल कोर्स और एक होते हैं आपके रेगुलर कोर्स। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई बच्चा साइंस में एडमिशन ले और साइंस में एडमिशन लेके वो बीएससी करे, समझते हैं ना बीएससी क्या है? 11th 12th के बाद आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं। तो कोई बच्चा साइंस में एडमिशन ले और उसके बाद में वो बीएससी करे, तो क्या उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा? रहेगा क्या बहुत ब्राइट? नहीं ना। लेकिन अगर वही बच्चा रेगुलर कोर्स के बजाय प्रोफेशनल कोर्स करे, लाइक वो एमबीबीएस करे, तो उसकी लाइफ अलग लेवल पे पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी? पहुंचेंगी। मान लीजिए कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज लेता है, आर्ट्स लेता है। अगर वो आर्ट्स लेने के बाद में बीए करे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसकी लाइफ कहीं पहुंचेंगी? नहीं। बस उसने बाकी लोगों जैसा ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसकी लाइफ कहीं पहुंचने वाली नहीं है। लेकिन बेटा वही बच्चा अगर आईएएस करे, कलेक्टर बने, तो उसकी लाइफ का लेवल अलग रहेगा। वैसे हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम अगर 11th 12th करने के बाद में बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, बीसीसीए करेंगे, तो हमारी लाइफ कहीं पहुंचेंगी? बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको सीए करना पड़ेगा, सीएस करना पड़ेगा, सीडब्ल्यूए करना पड़ेगा, सीएफए करना पड़ेगा, क्लेट की एग्जाम देनी पड़ेगी, सीयूईटी की एग्जाम देनी पड़ेगी। हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम भी प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाए। एमबीए की एग्जाम देनी पड़ेगी। तो हम इस प्रोफेशनल कैटेगरी में आने के लिए क्या करेंगे? तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और दिक्कत क्या है कि बच्चे किसी भी फील्ड में जाने के बाद मेहनत नहीं करते और उस फील्ड को दोष देते कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। हर फील्ड अच्छी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो। आपकी मेहनत की अगर तैयारी रही तो आप कहीं भी जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, इतने कोर्स है कि आप पूछिए मत। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो फिर तो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो पहले तो ये बात एक दिमाग से निकालिए कि साइंस बहुत अच्छा है और कॉमर्स बहुत बुरा है। आप अगर देखिए,
जितनी भी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह अगर आप देखिए, या जो अपने टॉप कॉलेजेस है इंडिया के, जैसे जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप वहाँ देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के कोर्स की है। मतलब उनका जो कट ऑफ है वही 99% के आसपास होता है। तो आप इमेजिन कर सकते कि इन कोर्सेस की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। अपने विदर्भ एरिया में क्या है, जो अपना वर्धा, नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, यहाँ ना साइंस का क्रेज बहुत है, तो हर कोई साइंस के पीछे भाग रहा। आप देखिए, जेई का एग्जाम होता है, तकरीबन 16 लाख बच्चे देते हैं। नीट का एग्जाम होता है, तकरीबन 22-23 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं, ठीक है। और मेडिकल की सीट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में से भी 50,000 सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की है, जिनकी फीस साल की ही 10-15 लाख से ऊपर है। और सिर्फ 50,000 सीट्स ऐसी है जो गवर्नमेंट सीट्स है। तो आप इमेजिन करो, जो 23 लाख स्टूडेंट नीट का एग्जाम दे रहे, वो 23 लाख में से एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेज में लगने वाले बच्चे कितने हैं? 50,000। जो बचे हुए प्राइवेट कॉलेज में लग रहे वो तो सारे पैसा देके लग रहे, मेरिट पे तो लग नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से जो बाकी 22 लाख बच्चे बचते होंगे वो क्या करते होंगे, उसका भी तो एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते। अच्छा, फिर आए दिन नीट का पेपर लीक होता, अभी हुआ ही, आपने खबरें सुनी होंगी। आपने कभी सुना सीए का पेपर लीक हुआ? 1949 से सीए इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और इंडिया से लेकर दुबई तक उसके पेपर होते हैं एक ही समय पे। आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि एक पेपर लीक हुआ हो। कंपनी सेक्रेटरी, आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि एक पेपर लीक हुआ हो। सीडब्ल्यू है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। सीएफ है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। तो अपनी कॉमर्स की बॉडीज तो ज्यादा रेप्यूटेड है, उनकी तो मतलब ज्यादा अच्छी डिग्निटी है इस मामले में। दूसरा ये कि बाकी जगह रिजर्वेशन चलेगा, कोटा चलेगा, पैसा चलेगा, कॉमर्स की फील्ड में ये सब नहीं है। सारे कोर्स एकदम सस्ते, सुंदर, टिकाऊ है, कोई रिजर्वेशन नहीं। आप में दम है तो आप सीए बन के बताइए, आप में दम है आप सीएफए बन के बताइए, आप में दम है तो आप एमबीए का एग्जाम क्रैक कर लीजिए, कैट क्रैक कर लीजिए। सब कुछ मेरिट बेस है। इसलिए ये बात दिमाग में रखिए कि अगर आप ये सोच के कॉमर्स में आ रहे हैं कि यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आप गलत है। पढ़ना कब नहीं पड़ेगा? जब आप कहाँ एडमिशन लेंगे? बीकॉम में, बीबीए में, बीसीसीए में। जब आप इन बकवास कोर्सेस में एडमिशन लेंगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर आप एक दिन पहले पढ़ो, दूसरे दिन पेपर दो, 70-80% आ गए। पर वो पढ़ाई करने वाले तो हजारों की संख्या में है, तो उनकी क्या ही वैल्यू रहेंगी। अगर हम रेगुलर से प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आएंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। तो इसलिए आपको ये समझना है कि अगर आप कॉमर्स में आए हैं तो आपको कुछ अच्छी मेहनत करनी है, कुछ अच्छा अचीव करना है, उसके लिए आप कॉमर्स में आए हैं। अदरवाइज तो आप देखिए, जो लोग ये रेगुलर कोर्सेस में जा रहे हैं वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, 10-20 हजार की जॉब भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो अपने को उस कैटेगरी में नहीं रहना है ना, अपने को इस कैटेगरी में आना है। तो इस कैटेगरी में आने के लिए मेहनत लगेंगी, और ये जितने भी कोर्स है इसमें जबरदस्त मेहनत है। मतलब आप ऐसा देखिए, 10th तक का पढ़ाई कैसी है कि आपका एक टेक्स्ट बुक है, उसमें से आपने पढ़ लिया, वैसे ही प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे, कुछ नया नहीं है। जो साल भर प्रैक्टिस किया वही है। प्रोफेशनल पढ़ाई जब आप करते हो, प्रोफेशनल स्टडीज में जब आप जाते हो, तो उसमें अप्रोच बिल्कुल ही चेंज हो जाता। आपको अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही चेंज करना पड़ता, क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आना जरूरी है। आपने कोई चीज सीखी तो आप क्या करते, प्रैक्टिस करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करते। ये तरीका प्रोफेशनल एग्जाम में काम नहीं आता। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको उस नॉलेज पे से कुछ नया क्रिएट करना आना चाहिए कि भाई हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग कंडीशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिसने ये तरीका डेवलप कर लिया वो इन सारे कोर्सेस में सक्सेसफुल हो जाएगा। और जिसने वही 10th तक का तरीका रखा कि बस मैं
रट्टा मारूंगा और एग्जाम दूंगा, मैं कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लूंगा और एग्जाम में वैसे ही आ जाएगा, रिप्रोड्यूस कर दूंगा, तो फिर आप प्रोफेशनल एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड जो है पढ़ाई के टुवर्ड्स वो चेंज करना पड़ेगा। और एक बार आप ये प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर हो गए तो कोई पूछेगा आपसे कि आप कितने परसेंट से क्लियर हुए। सीए से कोई जाके पूछेगा कि सीए साहब कितने परसेंट लेके सीए बने थे, उसका सीए बनना ही अपने आप में काफी है, कोई पूछेगा नहीं है। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये डिग्रीज प्रोफेशनल डिग्रीज है, इनका अपना रिस्पेक्ट, अपना महत्व है, हर किसी को नहीं मिल रही ना। 100 बच्चे सीए का एग्जाम दे रहे, 15 बच्चे पास हो रहे, समझ रहे आप? तो आप ये समझिए कि अगर आप कॉमर्स में आए हैं, इवन आपको एमबीए भी करना है, ऐसे जितने भी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस करूंगा, इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सर मैं पढ़ाई में एमबीए करूंगा, यही मतलब हुआ। अब आप एमबीए करेंगे तो एमबीए की ना दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, और आपको मिलेंगे आईआईएम या सिम्बोयसिस या और भी इस कैटेगरी के कॉलेज। मतलब एमबीए कॉलेजेस में भी कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है। एक है रेगुलर कॉलेज, यहाँ कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इनकी एंट्रेंस भी ऐसी ही होती है फॉर्मेलिटी के लिए। मतलब इनके पास में सीट्स है 2 लाख और अपेयर होने वाले बच्चे हैं 1.5 लाख, तो वो हर किसी को पास कर रहे हैं। यानी स्थिति है कि आप एग्जाम में अपेयर हो जाओ और 1 मार्क ला लो एंट्रेंस में, आपको एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। अगर इस कैटेगरी का एमबीए आप करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं। लेकिन जब आप आईआईएम का लिए ट्राई करेंगे, आईआईएम समझते हैं आप लोग? कितने लोगों ने आईआईएम सुना है? मैं बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये अपने देश में सबसे रिस्पेक्टेबल बॉडी है जो एमबीए करवाती है। तो आईआईएम से एमबीए करने के लिए आपको जो एग्जाम देनी होती है वो कौन सी है? कैट। तो ये कैट की प्रिपरेशन कोई 1-2 महीने में नहीं होती, आपको 3-3 साल इसको प्रिपेयर करना पड़ता, तब जाके बच्चा कैट क्रैक करता है और एमबीए में एडमिशन लेता है। तो आपकी चॉइस है ना कि आप किस टाइप का एमबीए करना चाहते हैं। आप ये वाला एमबीए करना चाहते हैं कि आप आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं? अच्छा मेरे को बताओ, इंजीनियरिंग के बारे में सबने सुना है ना, आपके घर में भी इंजीनियर होंगे, आसपास होंगे। इंजीनियर भी दो कैटेगरी के हैं, एक अपने जो लोकल कॉलेजेस से इंजीनियर बन रहे, और एक है जो आईआईटी से इंजीनियर बन रहे। आईआईटी का नाम सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने देश की सबसे रिस्पेक्टेबल बॉडी जो क्या बनाती है? इंजीनियर्स बनाती है। तो आप इंजीनियर लोकल कॉलेज से भी कर सकते हैं। लोकल से मेरा मतलब वर्धा का कॉलेज नहीं है, लोकल मतलब ये सारे जो यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं सारे ही लोकल है, चाहे फिर वर्धा से करो, नागपुर से करो, पूना से करो, ये सारी लोकल कॉलेज है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप लोकल कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करो, और एक ऑप्शन क्या है कि आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करो। किसको रिस्पेक्ट ज्यादा रहेंगी? आईआईटी से इंजीनियरिंग को। तो ये भी आप समझिए कि एमबीए में भी बहुत बड़ी दुकानदारी सजी हुई है। मतलब कोई भी एमबीए का कॉलेज खोल रहा, बच्चों को एडमिशन दे रहा, बच्चा कॉलेज जा भी नहीं रहा तो भी उसको डिग्री मिल रही, तो वैसा एमबीए करके कोई फायदा नहीं है ना। तो ये बात आप समझेंगे कि आपको हर कोर्स दो तरह का मिलेगा, या आपको जज करना है कि मेरे को किस तरह के कोर्स में जाना है ना। अब ये बातें आपको धीरे धीरे समझेंगी, अभी तो जस्ट आप कॉमर्स में आए है ना, तो आपको ये चीजें जो है समझने में एक 15-20 दिन, महीना भर लगेगा। पढ़ाते पढ़ाते मैं ये एडिशनल बातें भी आपको बताता चलूंगा, तो थोड़ा आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि कैसा है, क्या है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे अभी फिलहाल आप लोग 10th पास करके आए, तो आपके पास में इमीडिएट रास्ते क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कुछ करना है तो मेरे पास में इमीडिएट रास्ता क्या है? तो बेटा देखिए, आपके पास में इमीडिएट रास्ता ये है कि जैसे अभी आप 10th में हैं तो आप कुछ चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे सीए। अभी कई बच्चों से हमने बात की तो उन्होंने अपना एम बताया कि हमको सीए करना है। तो एक तो ये है कि आप अभी से जो 11th के साथ पढ़ाई कर सकते हो वो किसकी कर सकते हैं? सीए की।
दूसरा आपके पास में जो रास्ता है वो है CS, कंपनी सेक्रेटरी। बेसिकली ये लोग करते क्या है, तो CA जो है वो ऐसा समझिए कि कंपनी का अकाउंटेंट है, हिसाब किताब रखेगा। CS जो है वो कंपनी के क्या करेगा, लीगल मैटर देखेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि CS जो है वो कंपनी का वकील है और CA जो है वो कंपनी का क्या है, अकाउंटेंट है, जो उसका हिसाब किताब मेंटेन करेगा। एक और रास्ता आपके पास में है CA में, पर उसको उतना ज़्यादा मतलब आप अभी महत्व मत दीजिए। आप अगर CS कर लेते हैं तो फिर आप बाद में CA में कर लो, आप CA कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप CA में कर लो। उसका कारण ये है कि उसमें कुछ पेपर्स जो है वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अब एग्जेम्प्ट होना मतलब क्या, कि आपने CA कर लिया और CA में आपने अकाउंट पढ़ा हुआ है, तो आप CA में करने जाओगे तो वो आपको अकाउंट का पेपर देने नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लेवल वाले इंस्टीट्यूट से वो सब्जेक्ट क्लियर करके आए हैं, है ना। तो ये दो ऑप्शन। फिर इमीडिएट एक तीसरा ऑप्शन आपके पास में CUET। कितने बच्चों ने CUET के बारे में सुन रखा है, आप में से कितने लोग CUET के बारे में कुछ जानते हैं? तो हाँ, एक बच्ची, दो, ठीक। देखिए बेटा, CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसा मैंने बताया ना कि हर जगह आपको दो कैटेगरी की पढ़ाई मिलेंगी, तो ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन मतलब आप 11th-12th करोगे, उसके बाद आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उसके बाद जाके MBA होगा। मतलब अभी MBA में जाने के लिए आपको कितने साल है, 5 साल। 11th करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो और उसके बाद आप कहाँ जाओ, MBA में जाओ। तो ये वाली आपकी जर्नी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन किया किसी लोकल कॉलेज से। लोकल कॉलेज से मेरा मतलब क्या है, कि जितने भी है ना अपने वर्धा, नागपुर, पुणे, मुंबई, इसमें जो यूनिवर्सिटी के टिपिकल कॉलेजेस हैं वो सारे लोकल कैटेगरी के हैं। तो आपको दो तरह के कॉलेजेस मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ कि एक स्टेट मैनेज होते हैं, राज्य मैनेज करता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मैनेज करती है। तो हमारे देश में जैसे इंडिया टुडे एक मैगजीन है, तो देश के टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो जारी करती है। देश में जितने भी टॉप कॉलेजेस है उनकी लिस्ट जारी करती है। तो उन सारे ही टॉप कॉलेजेस में आप पाएंगे कि सारे ही कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्जाम शुरू की, उसका नाम है CUET, कि भाई आपको अगर हमारे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आप क्या करो, CUET क्रैक करो। जैसे कॉमर्स का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है पता है आप, कॉमर्स का सबसे शानदार कॉलेज, तो वो है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है ये, दिल्ली में है। और SRCC इंडिया का ही कॉमर्स का टॉप कॉलेज नहीं है, तो आप उसको एशिया का कॉमर्स का टॉप कॉलेज मान सकते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई वहाँ की है। अब आपको जाना है SRCC में, तो SRCC में जाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, CUET देना पड़ेगा। आप CUET देंगे तब आप SRCC में जा पाएंगे, आप CUET नहीं देंगे आप SRCC में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे एक कॉलेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसको मैनेज करती है। और उन कॉलेजेस की पढ़ाई का लेवल आपके इन लोकल कॉलेजेस की पढ़ाई के लेवल से बहुत अलग है। वहाँ पे पढ़ने का, वहाँ के एक्सपीरियंस का, वहाँ के प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, और वहाँ जो आपको फिर जॉब्स उससे क्रिएट होती है उसका एक अलग ही लेवल है। तो अभी आप लोगों के पास में जो इमीडिएट रास्ता है वो ये है कि आप CA को जा सकते हो, आप CS के लिए जा सकते हो, आप CUET का प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमको कॉमर्स की फील्ड के कुछ कंप्यूटर कोर्सेज का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है तो उसको डिजाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो हमको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो अकाउंटिंग के दो सॉफ्टवेयर है, एक है टैली और दूसरा है एक्सेल। अब एक्सेल जो है उसको लोग नाम टाइप करने के लिए यूज करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए, जबकि एक्सेल एक कंप्यूटेशन का सॉफ्टवेयर है।
आपके जितने भी अकाउंटिंग के कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी स्पेशली जो बच्चे फाइनेंस में जाने की बात कर रहे हैं, जितने फाइनेंस के कैलकुलेशन होते हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेशन किस सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं? एक्सेल में। मतलब आपको अपनी रेगुलर पढ़ाई के अलावा जिन दो सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना चाहिए वो क्या है? टैली और एक्सेल। तो अभी इमीडिएट आफ्टर 10th आपके पास ये चीजें हैं करने को, कि जिन चीजों में आप अभी अपना ध्यान लगाएंगे। बाकी 11th 12th तो है ही, वो तो फॉर्मेलिटी है ना, करना है कि 10वीं के बाद 11वीं करना है, 11वीं के बाद 12वीं करना है। लेकिन एक्चुअल में आपका जो एम है वो बड़ा होना चाहिए कि मैं क्या टारगेट लेके चलूं। आई बात समझ में? इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अब वो एक दिन में आज बता दूंगा ना तो आपको थोड़ा हेवी डोज हो जाएगा, तो धीरे धीरे बताऊंगा जितना आप दिमाग में रिटेन कर सको। तो बोलिए बेटा, अभी तक मैंने जो बात बोली वो कितने लोगों को समझ में आई? मैंने जो कहा वो कितने लोगों को समझा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? ठीक। बाकी जो नहीं समझ पाए उनको क्या कंफ्यूजन है वो पूछिए। अब मैंने क्या बताया कि हम कॉमर्स में आए, तो मैंने ये बताया कि बेटा देखो, जैसे साइंस में रेगुलर कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स है, रेगुलर करोगे तो जिंदगी नहीं बनने वाली, प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो जिंदगी बनेगी। बीएससी करने से लाइफ नहीं बनती, एमबीबीएस करने से बनती। वैसे बीकॉम करने से, बीबीए करने से लाइफ बनेगी क्या? नहीं। लाइफ कैसे बनेगी? जब आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे। और ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्स मैंने आपको बताए वो ऐसे बताए फिलहाल जो आप अभी 11th की पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ोगे, है ना? तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो भी मैं समय समय पे बताऊंगा आप और क्या क्या कर सकते हैं। इतना जो बताया उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। अच्छा, दूसरी बात, जैसे नॉर्मली हमको लगता कि कोई कोर्स करना है तो उसके लिए कॉलेज चाहिए, है ना? जैसे एमबीए करने के लिए कॉलेज चाहिए, सीए का कोई कॉलेज नहीं रहता, समझे? सीएस का कोई कॉलेज नहीं रहता। आपने करस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में सुना है? करस्पॉन्डेंस कोर्स सुना है कभी इसके बारे में? करस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब होता है घर बैठे पढ़ाई, बाय पोस्ट किताबें घर पे आ जाएंगी और उन किताबों से आपको पढ़ाई करनी है। तो जो सीए है, सीएस है, ये कैसे कोर्स है बेटा? करस्पॉन्डेंस। मतलब आप इन कोर्स को करने के लिए एप्लीकेशन करो, घर पे किताबें आएंगी, किताबों में से पढ़ो और किताबों में से पढ़ के एग्जाम क्रैक करो। सीए का कोई कॉलेज नहीं रहता, सीएस का कोई कॉलेज नहीं रहता, इसकी पढ़ाई घर पे बैठ के करनी है। अब घर पे बैठ के बच्चे पढ़ते नहीं, करके उनको कोचिंग में आना पड़ता, ट्यूशन में आना पड़ता। अदरवाइज फंडा क्या है कि किताबें भेज दी जाएंगी और आपको पढ़ाई करनी है, ये फंडा है। तो ये कभी मत पूछना कि सीए का कौन सा कॉलेज अच्छा है, सीएस का कौन। लोग बोलेंगे कितना मूर्ख है, इसको इतना नहीं पता कि सीए का कोई कॉलेज नहीं रहता। तो सीए और सीएस जो कोर्सेस है ये करस्पॉन्डेंस कोर्सेस है, इनके कोई कॉलेजेस नहीं रहते। आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, पर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता, इसलिए वो कोचिंग ज्वाइन करता है। ये इसका फंडा है। बोलिए, इसको लेके और कोई कंफ्यूजन? बेटा सीयूईटी क्या है? मैंने सीयूईटी के बारे में बताया ना अभी, क्या है, क्या होता है? नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ सीयूईटी करने से क्या होगा, जीवन में क्या बदलेगा? अगर कोई बच्चा सीयूईटी करता है तो उसके जीवन में क्या बदलेगा, क्या हासिल करेगा वो? कॉलेजेस में जा सकता है। तो आपको सीयूईटी क्यों करना है? क्योंकि आपको लोकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आपको लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। करके आपको क्या करना है? सीयूईटी करना है, ठीक है? बाकी सीए के बारे में तो आप जानते ही है, वो तो मतलब कॉमर्स का सबसे बेहतरीन कोर्स अगर कोई है तो वो कौन सा है? सीए ही है। ठीक। बोलिए बेटा, इसको लेके किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है? अब चलिए आगे बढ़ते। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन दूसरा ये है कि सर मैं डमी कॉलेज में एडमिशन लूं या मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लूं ना। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी बात है कि सर मेरे को एडमिशन लेनी है, तो मैं किस तरह के कॉलेज में अपनी एडमिशन करवाऊं? बेटा देखो, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत कि
कॉलेजेस सारे ही बकवास है, ठीक है। कोई भी कॉलेज हो, ट्यूशन वाले मेहनत करते बच्चे के ऊपर, रिजल्ट आता, कॉलेज वाले अपने नाम से वो रिजल्ट पब्लिश करते, यह हकीकत है ना। जैसे अभी आप कॉलेज में जाओगे तो वहां जाने के बाद आपको दिखेगा इस बच्चे ने 100 में से 100 लिए, बच्चा पढ़ता कहाँ था? अमित सर के पास। समझ रहे? जैसे मैं आपको बताता, अभी ये जो रिजल्ट आया आपका 2026 का, वो रिजल्ट है 2026, है ना। इकोनॉमिक्स में कितने मार्क है? अकाउंट्स में कितने मार्क है ना। और ये कोई पहली बार नहीं लिए बच्चों ने। अभी आप इधर स्टेज से उतरिए तो वहाँ एक बोर्ड लगा है, उसमें 100 आउट ऑफ 100 वालों के फोटो लगे। इससे बहुत है, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कितने मार्क लिए? 100 आउट ऑफ 100। अब बच्चों को लगता है ये इम्पॉसिबल है, कैसे मिलते होंगे? ऐसे ही मिलते हैं, हर साल ही मिल रहे मेरे बच्चों को, हर साल मेरे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब मजा क्या है, रिजल्ट आता तो पेपर में न्यूज छपती, सो एंड सो कॉलेज के बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 लिए, सो एंड सो कॉलेज का बच्चा टॉप आया। लेकिन उसके पीछे मेहनत हमारी है ना। इस बच्ची को 96% है ना, टॉप है ये, कॉमर्स में फर्स्ट आई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि आप 100 ला रहे या 90s ला रहे। 90 की तो झड़ी लगी हुई है, थोड़ी देर में मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा। 90 वाले तो मतलब इतने बच्चे हैं कि आप देखेंगे रिजल्ट, आप बोलेंगे सर सब 90 दिख रहा है इसमें। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आपको ये तय करना है कि आप डमी कॉलेज ले या रेगुलर कॉलेज ले, तो आप एक समझ लो कॉलेज सारी ही बकवास है, ठीक है। सिर्फ ऐसा है कि कोई सरकारी कॉलेज है, उसकी फीस कम है, वहाँ एडमिशन्स ज़्यादा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट का क्रेडिट उस कॉलेज को मिल रहा, तो लोग बोल रहे कॉलेज अच्छा है, मेहनत पूरी उसमें हम लोगों की है। तो बेटा अब मेरा एक रिकमेंडेशन ये है, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आपने कॉलेज रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। अब रेगुलर क्यों? तो कैसा है कि एक थोड़ा सा रूटीन बन जाता, एक अपने को डिसिप्लिन लग जाता कि वे कॉलेज जा रहे आ रहे। हालांकि होगा कुछ नहीं, टाइम पास ही होगा, बट एटलीस्ट 11th में तो कर ही लो, इतना लोड नहीं है। लेकिन जब आप 12th में जाएंगे तो क्या होगा? एक तो 12th का लोड, ऊपर से आप सीए की तैयारी करोगे, सीयूईटी की तैयारी करोगे, तो वो एक एडिशनल बर्डन। तब आपको लगेगा कि यार फालतू में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, इससे तो अच्छा मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करता, वो अच्छा होता। ये आपको फीलिंग आएंगी। तो फिर क्या है कि थोड़ा सा उसको मैनेज करने का। कॉलेज साल में कितने दिन होता? 365 दिन है, उसमें से 200 सवा 200 दिन कॉलेज होता। अपन ने जाने का हफ्ते में 2 दिन मुंह दिखाई करना है, और आपको लग रहा कि आपकी प्रोफेशनल स्टडीज में आपको समय नहीं मिल रहा, 2 दिन कॉलेज गए, बाकी दिन अपनी पढ़ाई की। या अब किसी वीक में 3 दिन कॉलेज चले गए, बाकी दिन अपनी पढ़ाई की। इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि सर डमी लूँ या रेगुलर लूँ, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर लो, ये मैं सजेस्ट करूँगा। तो तो बेटा आप में से कितने लोगों ने कॉलेज में अप्लाई कर दिया है? ठीक। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो क्या करें? वो कल या आज जैसे ही समय मिले कॉलेज में मार्कशीट अपनी लेके चले जाओ और अप्लाई कर दो एटलीस्ट, है ना। फिर वो लिस्ट लगेंगी, एडमिशन लेना नहीं लेना वो तो बात की बात है, अपने को सिस्टम में तो आना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो अपनी मार्कशीट लेके कॉलेज में जाओ और वहां जाके आप क्या कर दो? अप्लाई कर दो। और अब सवाल उठता है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप सब्जेक्ट कौन से लेंगे? तो देखिए आपके पास में सब्जेक्ट कौन से है? तो बेटा आपके पास में सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जो सबको कंपलसरी है, लेना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास में है इकोनॉमिक्स, सबको लेना ही है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है इंग्लिश, इंग्लिश भी सभी को लेना है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके कैसे हो गए? कंपलसरी, जो सबको लेने ही है।
फिर चौथा सब्जेक्ट जो है वो है एसपी, जिसके और में मतलब ये लॉ का सब्जेक्ट है। एसपी मतलब क्या है? कंपनी लॉ। तो इसके और में आप ले सकते हैं मैथ्स। तो एसपी के और में आपको क्या मिल जाएगा? मैथ्स मिल जाएगा। पांचवा जो है वो है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और सिक्स्थ है आपकी कोई एक लैंग्वेज, लाइक वो हिंदी भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, जो भी आपकी मदर टंग हो। ये दो सब्जेक्ट रिप्लेस हो सकते हैं ऑफिस मैनेजमेंट से। ऑफिस मैनेजमेंट 1, ऑफिस मैनेजमेंट 2, यानी ओसीएम सब्जेक्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा? ऑफिस मैनेजमेंट 1 से। और लैंग्वेज किससे रिप्लेस हो जाएंगी? ऑफिस मैनेजमेंट 2 से। अब ये जो ऑप्शन है मैथ्स, ऑफिस मैनेजमेंट 1 और ऑफिस मैनेजमेंट 2, बेटा ये ऑप्शन सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? जीएस कॉलेज में मिलेगा। तो जिनको मैथ्स लेना है, जिनको ऑफिस मैनेजमेंट लेना है, तो उनको तो डेफिनेटली कहाँ अप्लाई करना है? जीएस में। अब ये भी बात आप समझिए कि जब आप एडमिशन लेंगे तो मैथ्स में आपका बहुत इंटरेस्ट है, और अगर आप खुद से मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हो तो ही जाना, क्योंकि आपको आगे बहुत दिक्कत इसमें आ सकती है। आपको उतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम मैथ्स के लिए कॉलेज की तरफ से नहीं मिल पाएंगी। तो आपको बहुत कुछ खुद के दम पे भी करना पड़ सकता है। जब आप उसमें कैपेबल खुद को फील करें तो ही जाए। एसपी तो क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं तो उसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप ढंग से पढ़िए। 97 98 तो यूं आते, 100 भी बच्चों के उसमें आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपकी सब्जेक्ट चॉइसेस रहनी चाहिए। बोलिए बेटा, कॉलेज कौन सा लिया जाए और सब्जेक्ट कौन से लिए जाए, इसको लेके किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? किसी के मन में कोई प्रश्न है? नहीं। तो आपको कहाँ जाके अप्लाई करना है? तो एक मार्कशीट अपनी निकाल लो, लिविंग मिली होंगी तो लिविंग ले लो, कॉलेज में चले जाओ, बोलना हमको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, और अप्लाई कर दो। तो जैसे आप जिस कॉलेज में जाएंगे वो कॉलेज जब ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलअप करेगा तो वो खुद के कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, है ना? तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप किस सीक्वेंस में चॉइस करो। तो आप जैसे लाइक जीएस में चले गए, वहां जाके अप्लाई कर दो, बाद में लिस्ट लगेंगी तो उसमें पता ही चलेगा क्या होता क्या नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बेटा देखो एक तीसरी बात, कि इस दुनिया में दूसरों की बुराई करना लोगों का फेवरेट काम है। आपने कभी सुना क्या कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में बहुत अच्छा बोल रहा, यार ये बहुत ही बढ़िया आदमी है? बुरा लोग फटाफट बोलते, अच्छा कोई आपको बहुत जल्दी नहीं बोलता। तो ऐसा मेरे बारे में भी है। मतलब आप अगर ऐसा कॉलेज में जाके गलती से मेरा नाम ले लोगे तो कॉलेज वालों का टेम्परेचर हाई हो जाएंगे, है ना? तो वहां पे मेरा नाम मत लेना। एक मराठी में कहावत है, एड़े बन के पेड़े खाना, तो अपन ने एड़े बन के पेड़े खाने के, समझे? मतलब एक होता है, या आप लोगों ने भी 10th तक जब आप कोचिंग वगैरह करते होंगे तो आपने ये चीज़ महसूस की होंगी कि जो स्कूल का टीचर होता है वो ट्यूशन वाले टीचरों से थोड़ा चिढ़ता है, तो कॉलेज वाले तो ज़्यादा ही चिढ़ते हैं। और उसका रीज़न ये है कि वो खुद ढंग का पढ़ाते नहीं, उनको ताले लगा लगा के पढ़ाना पड़ता, कि मेन गेट पे एक ताला, दूसरे गेट पे दूसरा ताला, फिर पीछे वाले गेट पे तीसरा ताला। मतलब बच्चों को पूरा जेल में बंद करो और पढ़ाओ, क्योंकि उनको पता है ना कि हम इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, बच्चे भाग जाएंगे, तो ताले मार के बच्चों को पढ़ाओ। तो यह हालत है। तो ये बात आप समझिए कि ये मतलब कॉलेज वाले जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, बच्चों को बोलते कि ट्यूशन मत लगाओ, जबकि उनके खुद के बच्चे ट्यूशन में आते हैं। तो ये सभी लोग कोचिंग करते हैं, बट वो बेचारे कॉलेज में है तो उनको बोलना पड़ता कि वे कोचिंग मत लगाओ। तो उस बात को इग्नोर करना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। बेटा ट्यूशन लगाई क्या? बोलना नहीं सर, आप इतना शानदार पढ़ा रहे, हम कहाँ ट्यूशन लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाई हमने तो बस अपने को यही करना है ना? और उस चीज को इग्नोर करना है। दूसरा कैसा है, जैसे अभी आज अपना पहला दिन है तो मैं बहुत सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब कल से हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा फोकस उसी पे रहेगा, पढ़ने पे, तो इधर उधर की बातें तो हम
न के बराबरी करेंगे। इसलिए मैं पहले ही बता देता कि आज वर्धा के अंदर जितने भी यंग सीए हैं वो सारे के सारे लगभग मेरे पास से ही पढ़े हुए हैं। जितने भी आप नाम देखो, सुखीजा हिंदुजा फर्म है ना वर्धा में, सागव सुखीजा, मुकेश हिंदुजा, प्रणाली झा, नमिता शर्मा, किंजल जैन, प्रतीक खरकुटिया, जितने भी बहुत आप दुनिया भर के नाम देख सकते हैं। वर्धा में जितने भी यंग सीए हैं वो सारे के सारे यंग सीए जो है वो सब मेरे पास से ही पढ़े हुए हैं। और आपका कभी कुछ संपर्क आए तो आप उनसे मेरा फीडबैक ले सकते हैं, है ना। इवन जितने भी बच्चे आज कॉमर्स की ट्यूशन ले रहे हैं, एक तो मैं कॉमर्स की ट्यूशन ले रहा हूँ, और मजे की बात है वर्धा में और जितने भी लोग कॉमर्स की ट्यूशन ले रहे हैं वो सब मेरे स्टूडेंट हैं, सब। आप एक को भी छोड़ नहीं सकते कि सर ये बंदा कॉमर्स की ट्यूशन ले रहा है, ये आपका स्टूडेंट नहीं है। जितने भी लोग वर्धा में कॉमर्स की ट्यूशन ले रहे हैं सब मेरे पास पढ़े हुए हैं। और दुख की बात यह है कि वो मेरे खिलाफ बच्चों को भड़काते हैं। अब उनकी बेचारों की दुकानदारी है तो उनको ऐसा करना पड़ता, पर वो मेरे तो स्टूडेंट हैं, तो मैं थोड़ी उनके बारे में ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा। तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलूं। तो मेरे बारे में लोग बहुत बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता आपको, अभी आपके पहले वाली सी 11th की बैच शुरू हुई है ना, आप 26 की बैच हो, वो 25 की बैच थी। तो फिर कॉलेज शुरू हुआ उनका, तो कॉलेज में कुछ बच्चों ने, किसी दूसरे ट्यूशन के बच्चों ने बोला कहाँ ट्यूशन लगाए, तो उन्होंने कहा साहू सर के पास लगाइए। अरे उनको पढ़ाना आता क्या, बोले ऐसा बोले। तो बच्चों ने मेरे को बताया आके कि बोले सर वो वाली ट्यूशन के बच्चे आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। मतलब इग्नोर करो, मई का महीना आने दो, रिजल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा कौन कितना अच्छा पढ़ाता। तो ये रिजल्ट है आपके सामने, 100 में से 100, 100 में से 100, ये बच्ची टॉपर है। तो अपने को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इंसान ने अपना काम करना, बाकी का काम आपका जो उसका काम का रिजल्ट आएगा वो कर देगा, है ना। तो ये भी बहुत से ट्यूशन के लोग ऐसा करते कि वो खुद के बच्चों को थोड़ा सा ऐसा मोल्ड करते कि जाओ और दूसरे की बुराई करो। अब मेरे को बताओ, जो मेरे पास पढ़ा ही नहीं वो मेरी बुराई कर रहा है, जिसने मेरे को देखा नहीं, मेरे से कभी मिला नहीं, वो मेरे बारे में क्या कर रहा, बुरा बोल रहा है। मतलब इससे अजीब बात क्या हो सकती है कि आप जिससे मतलब किसी की बुराई भी करना है तो उससे मिल तो लो, जान तो लो कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। लेकिन लोग बिना मिले ही क्या करते, बुराई करते। तो आपको ऐसा किसी ने ज्ञान बांटा तो फिर उनको बता देना, बोलना अकाउंट में 100 में से 100, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100, कॉमर्स का टॉपर, सब तो साहू सर के यहाँ क्या है बोलना। यानी किसी ने मेरे बारे में बोला तो इतना बोले तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, अपने को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे चाहने वाले बहुत है। थोड़ा मैं रिजल्ट भी आपको दिखा दूं, ये पिछले 2-3 साल का रिजल्ट है। एक बच्चा है विष्णु स्वामी, अभी ये सीए फाइनल में है, ये सीए फाउंडेशन मेरे ही पास पढ़ा है। तो ये 96% लेके टॉप था। फिर उसके बाद वाले साल में नमन चुग, ये भी अभी सीए कर रहा है, ये 94% लेके टॉप था। अंशुल 96% लेके टॉप था 24 में। 25 में आर्या टॉप थी, 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट में। अंशुल ने भी 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लिए थे, है ना। फिर आदर्श है, ये भी अभी सीए कर रहा है, फाउंडेशन इसने मेरे पास ही पढ़ा है। तो ये बच्चा भी 100 आउट ऑफ 100 लाया अकाउंट्स में, और सब फर्स्ट अटेम्प्ट सीए है। समृद्धि है, इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100, अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, सीयूईटी क्रैक किया था इसने और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ये। तो अपने बच्चे इस लेवल पे पहुंचे हैं। इन बच्चों को देखोगे तो ये बच्ची सीए बन गई है, उत्कर्षा सीए बन गई है ना। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, किंजल सीए बन गई है, उसका सीए कंप्लीट हो गया है। बहुत है, मतलब रिजल्ट इतना, 26 साल से अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे टॉप आ रहे हैं। तो इतना रिजल्ट है बताने को कि मैं बताते जाऊँ और आप देखते जाए, आप थक जाएंगे। तो ये 2-4 साल के रिसेंट के रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये सब बच्चे हैं जो टॉप आए हैं। ये ग्रेजुएशन के रिजल्ट है अपने। ग्रेजुएशन में मतलब बीकॉम में बच्चों ने कई सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, 100 में से 100।
अभी बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन में प्राची जो है वो 400 मार्क का पेपर होता है सीए फाउंडेशन का, 350 लेके प्राची जो है वो टॉप पे रही। तो ये ऐसे सीए के भी रिजल्ट शानदार है। मतलब 90 वाले तो आप देखेंगे लाइन लगी हुई है, तो उसकी लिमिट नहीं है। ये बेटा एकदम रिसेंट रिजल्ट है, मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था। मार्च 26 जो अभी रिजल्ट लगा एक दो हफ्ते पहले, तो अपने इंस्टीट्यूट की बच्ची है मानसी, वो टॉप आई है 96% लेके। और मार्क्स आप देखिए केवल बच्चों के, विशेष सेकंड आया है। और सभी सब्जेक्ट में आप मार्क देखिए कि 90 के रेंज में मार्क है। जहां क्रॉस लगा है उनका ओसीएम के बजाय ओएम सब्जेक्ट था, है ना। और ये एसपी के मार्क आप देखो बच्चों के 95, 90, 94, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के मार्क हैं। ये अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100। तो आप देखिए मतलब बच्चे क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या मार्क स्कोर कर रहे हैं। तो आपको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि आपको भी इस तरह के मार्क, देखिए चारों सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क है ना। तन्मय को इकोनॉमिक्स में, अकाउंट में, ओसी में, एसपी में, सब में क्या है 90 प्लस मार्क है। तो मतलब रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, हमको उसके बाद बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब थोड़ा मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। देखिए बेटा, अपने देश में एक बड़ी विचित्र चीज है। देखो, आप किसी दिन आप क्लास में अपसेंट रहे, तो आपको अपना वर्क पूरा करना है कि भाई सर ने कुछ प्रॉब्लम करवाए, आप अपसेंट थे तो आपको अगले दिन वो प्रॉब्लम जो है वो करने हैं किसी की बुक लेके। तो आप जब क्लास में आओगे तो आप किसका बुक लोगे? एक आधे 50-55% वाले का, या क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा है उसका? किसका लोगे? अपसेंट थे, अगले दिन आए और आपको अपना कॉपी पूरा करना है, तो आप किसकी बुक लोगे? 50-55% वाले की कि 80-90% वाले की? 80-90 वाले की। और अपने देश में मजे की बात क्या है कि टीचर बनने का क्राइटेरिया है 55% प्लस। कितने दुख की बात है ना कि जिस इंसान को 55% मिले वो भी अपने देश में क्या बन सकता है? टीचर। 55% वाला भी क्या बन रहा? टीचर बन रहा। तो ये तो बहुत ही दुख भरी बात है। तो दिक्कत यही है एजुकेशन सिस्टम में कि 55% वाला बंदा आपको पढ़ाने आ रहा और उसका टीचिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है, और फिर भी वो आपको पढ़ाने आ रहा है, उसको सिर्फ सैलरी से मतलब है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं मेरे बारे में थोड़ा सा मेरा क्वालिफिकेशन बता दूं कि पहले तो 11th-12th जो है मेरा साइंस था, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया। तो बीकॉम में मैं यूनिवर्सिटी से 4th मेरिट था। फिर एमकॉम किया मैंने, उसमें मैं यूनिवर्सिटी से 10th मेरिट था। फिर मैंने एमफिल किया, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, तो एमफिल में मैं फर्स्ट मेरिट था। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए में मैं फर्स्ट मेरिट था। फिर मैंने बीएड किया, बीएड में मैं थर्ड मेरिट। उसके बाद मैंने लेक्चररशिप की नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसको कहते हैं यूजीसी नेट। मतलब अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो तो उसके लिए आपको कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी है? नेट क्लियर करना जरूरी है। तो मैंने नेट 3 सब्जेक्ट में क्लियर किया हुआ है। मैंने कॉमर्स में नेट क्लियर किया है, मैंने मैनेजमेंट में नेट क्लियर किया है, मैंने ह्यूमन रिसोर्स में नेट क्लियर किया है। लोगों का एक बार नेट नहीं होता, मेरे कितने बार हो गए हैं? 3 बार। इसके बाद एक एग्जाम होती है यूजीसी सेट। यूजीसी सेट ये स्टेट लेवल की, मतलब स्टेट के कॉलेज में अगर आपको टीचर बनना है
तो उसके लिए सेट एग्जाम होती है, और इस एग्जाम में पासिंग नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि जो टॉप 10% आएंगे उनको पास डिक्लेयर किया जाएगा। ये हमारे समय में ये क्राइटेरिया था कि भाई जो टॉप के 10% रहेंगे उनको पास डिक्लेयर करेंगे। तो इतनी टफ ये एग्जाम है। तो ये मैंने सेट भी कॉमर्स में भी क्लियर की है और मैनेजमेंट में भी क्लियर की है। फिर इसके अलावा मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया है, एमए इकोनॉमिक्स ये भी किया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स आईआईएम या आईआईटी के भी किए हैं, है ना। जैसे जैसे टीचर को भी अपने आप को थोड़ा सा चेक करते रहना चाहिए कि भाई आज के बच्चों से अपन कितना कम्पीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीएड मैंने अभी किया 2024-26 सेशन में, ठीक है। और ये सब भी आप देखेंगे, सब एग्जाम मैंने ऐसी रिसेंट में दी है 2024-25 में। तो ये मैंने एक रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मतलब अभी मेरा पीएचडी शुरू है, 6 महीने में पीएचडी हो जाएगा मेरा। ने 3 साल का होता है, 2.5 साल हो गए हैं, आखिरी 6 महीने बचे हैं। तो उसके लिए मैंने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का एक कोर्स किया, है ना। इसके अलावा ये देखिए आप, आईआईएम से मैंने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, उसमें ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स किया है, जिसमें मेरे को सिल्वर कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिला है। 3 कैटेगरी इसमें होती है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, उसमें सिल्वर मिला है। इसके बाद इधर आप देखिए तो लॉ का मैंने यहाँ पे एक और कोर्स किया है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से। ये सब मैंने अभी रिसेंट किए। ये वो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट एंड एनालिसिस। ये भी मैंने आईआईएम बेंगलोर से किया है, जिसमें 95% गोल्ड कैटेगरी का मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। इसके बाद ये आप देखेंगे तो ये और अकाउंटिंग, ये वो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंटिंग का मैंने कोर्स किया है, ये है आईआईटी मंडी से। आईआईटी यानी पता है ना आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग के फील्ड की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉप 2% में मैं इसमें रहा हूँ। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें मैं टॉप 1% में रहा हूँ। ये मैंने आईआईटी रुड़की से क्लियर किया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक और है, ये अकाउंट एंड फाइनेंस का कोर्स है। तो जो बच्चे फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, सीएफए एमबीए करना चाहते, उस कैटेगरी का, यहाँ मैं टॉप 5% में रहा हूँ। ये आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास से है। फिर इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज से ये है अलग अलग कोर्स। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये मेरा इकोनॉमिक्स का स्कोर है 94%। अभी रिसेंट एग्जाम दी मैंने 2025 में, यानी मेरी पढ़ाई अभी रुकी नहीं है, चली रही है ना। तो मतलब 15-16 डिग्री और 15-20 सर्टिफिकेट, तो ऐसे 30 डिग्रियां एटलीस्ट अभी मेरे पास में है। डिग्री प्लस सर्टिफिकेट 30+ है मेरे पास अभी, और ये बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि मैं पढ़ना छोड़ूंगा नहीं, पढ़ता तो रहूंगा मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ये मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा, यानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कॉलेज में जा रहे हैं, 55% 60% वाले से पढ़ रहे हैं, और आप एक मेरिट स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं, और वो मेरिट स्टूडेंट अपने ज़माने का नहीं, आपके ज़माने का। मतलब मैं जानबूझ के ये एग्जाम सभी क्यों दिया, ये देखने को कि भाई अभी यंग बच्चों से अपन कितना कम्पीट कर सकते, क्योंकि अभी मेरे साथ तो इस एग्जाम में सारे यंग बच्चे बैठे थे। सबसे ज़्यादा एज का मैं ही था, 46, लेकिन फिर भी मैंने उनको कम्पीट किया, है ना। तो एक अपना भी चेक हो जाता। अभी बीएड मैंने रिसेंटली 2 साल में दिया, उसमें मैं थर्ड मेरिट हूँ। तो वो क्यों दिया, तो ये चेक करने को कि अभी आज के बच्चों से अपन कम्पीट कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना। फिर ये और कोर्स है। तो ऐसे ये मेरे क्वालिफिकेशन है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है। आपको भी बस ऐसे ही करना है कुछ। अब बेटा अपना
पढ़ाने का जो रोड मैप है वो क्या रहेगा, मतलब हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे ऐसे पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले तो हम 11th का क्लास शुरू करेंगे। क्यों 11th का क्लास हम शुरू करेंगे? क्योंकि वो बेस है। पहले जब तक आपका बेस नहीं बनता, आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर ही नहीं सकते। ना आप सीए कर पाओगे, ना एक्सेल कर पाओगे, ना टैली कर पाओगे, ना सीयूईटी कर पाओगे। आपको कुछ भी करना है तो उसका रास्ता कहाँ से होके जाता है? 11 से। तो आपको सबसे सीरियसली किन क्लासेस पे ध्यान देना है? 11th के। ये 2 महीने अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका फाउंडेशन, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और एक बार बेस मजबूत हो गया तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो कैसा, आपको कॉमर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आपको मालूम ही नहीं ना कि आपका पोटेंशियल क्या है। जैसे मैं बताता, मेरा छोटा भाई जो है उसको 10th में 58% थे, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम 58%। उसको 12th में 60% थे। 12वीं में कितने थे? 60। अब उसने बोला कि मेरे को क्या बनना है? सीए बनना है। तो बोलो, 58 और 60% वाले को कौन बोलेगा कि तू सीए बन? सबने मना किया, घर वालों ने मना किया, बाहर वालों ने मना किया, अरे कुछ और कर ले। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे को तो क्या करना है? सीए ही बनना है। और बेटा वो सीए बना, और आज वो पंजाब नेशनल बैंक में एजीएम है। एजीएम बोले तो बैंक की टॉप 3 पोस्ट। बैंक में जो सबसे ऊपर की 3 पोस्ट होती है उसमें से एक पोस्ट किसकी है? एजीएम की। तो वो अहमदाबाद में, गुजरात में, वहां पे वो क्या है? एजीएम है। और एजीएम जो होता है, वो जिस गाड़ी में घूमता है उस पर लिखा रहता है भारत सरकार, मतलब उसकी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। ये स्टेटस है उस जॉब का। तो आप देखिए कि आप किस लेवल तक, एक प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करें तो आप अपनी जिंदगी को किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। किसी ने सोचा होगा कि 58-60% वाला बच्चा ये करेगा, लेकिन किया ना, मेहनत किया। तो ये सारा खेल किसका है? मेहनत का है, आपके डिटर्मिनेशन का है, कि आप कितनी हिम्मत से काम करते। तो आप जितना जोर लगाओगे, जितना सिंसियर रहोगे पढ़ाई में, आप उतना आगे बढ़ोगे। तो अपना रोड मैप ये है कि अपने को सबसे पहले तो 2 महीने तक कौन सा बेस स्ट्रांग करना है? 11th का। एक बार अपना 11th का बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर उसके बाद अपन प्रोफेशनल कोर्स के क्लासेस शुरू करेंगे, और फिर उसमें पढ़ाई अपनी शुरू होंगी। तो हम पूरी इंटीग्रेटेड पढ़ाई करेंगे कि कोई चैप्टर 11th में आपको पढ़ाया पूरा बेसिक, फिर उसी का एडवांस वर्जन सीए में है या सीयूईटी में है, तो वही एडवांस वर्जन आप सीए या सीयूईटी की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से वो आपका पूरा प्रोग्रेशन चलेगा। तो ऐसा समझिए कि जो 11th का आपका क्लास है, इसमें हम 3 सब्जेक्ट पे फिलहाल फोकस करेंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और एसपी। ठीक, ये 3 सब्जेक्ट पे हमारा फोकस रहेगा। चौथा सब्जेक्ट आपका ओसीएम है, लेकिन वो कंपेरेटिवली इजी है, आपको जहां डाउट्स आएंगे मैं क्लियर करवा दूंगा, बट उसका फिलहाल रेगुलर क्लास आपको जरूरी नहीं है ना। तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, एसपी ये आपको पढ़ना है। हम शुरुआत अकाउंट से करेंगे, या ऐसा करेंगे कि 3 दिन अकाउंट 3 दिन इकोनॉमिक्स शुरू में ऐसा रखेंगे, क्योंकि अभी क्या है, जस्ट क्लासेस शुरू हुई है। धीरे धीरे फिर नए बच्चे जुड़ते जाते, एडमिशन होती जाती, और फिर जैसे कॉलेज शुरू हुआ तो तब और ज़्यादा बच्चे अप्रोच करते, तो ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। तो हम थोड़ा सा शुरुआत में स्पीड कम रखेंगे, है ना। तो शुरुआत में हम 1-1.5 घंटा क्लास लेंगे, और फिर जैसे जैसे क्लास अपनी पूरी हो गई, एडमिशन्स बच्चों की हो गई, तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। फिलहाल आपको 1-1.5 घंटा क्लास करना है। एक रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे, पेन, स्केल, पेंसिल, ये चीज़ें लगेंगी अकाउंटिंग करते समय। ठीक है, तो हम लोग उसकी सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो कल से शुरू कर देंगे। आज का अपना जो क्लास लेने का कारण था वो ये था कि एक आपको मैं आइडिया दे दूं कि कॉमर्स में क्या क्या है और क्या सिचुएशन है, डमी लेना, रेगुलर लेना, सब्जेक्ट कौन से लेना, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपके मन में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा उस पर पीछे वालों ने नाम लिखी थी।
इस लिस्ट पे। बेटा इस लिस्ट पे अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए अगर किसी ने लिखा ना हो। मतलब बॉयज में सबने लिख दिए। बोलिए बेटा, आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये कि बच्चे क्वेरीज पूछने में बहुत डरते हैं। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, अब टॉपिक पढ़ाने के बाद में आपके मन में कोई प्रश्न आया, तो आपका काम क्या है कि आप उसको तुरंत पूछो। बच्चे क्या करते हैं, वो डाउट मन में रखते हैं, उनको लगता है मैं क्लास में पूछूंगा तो मेरे बाकी के दोस्त समझेंगे कि मैं बेवकूफ हूँ, इनको समझ गया, मेरे को नहीं समझा। तो कैसा है, अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तो आप इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे? इंसान डाउट पूछ के तो इंटेलिजेंट बनता ना। जब आप छोटे थे तो कितना पूछते थे, मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, फिर ये सूरज निकलता ही क्यों, ये सूरज रात में गायब ही क्यों हो जाता। ये पूछे करके आपकी एक थिंकिंग डेवलप हुई। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि आपको पूछना है, ठीक है। अगर पूछने से डर लगे तो मेरा नंबर आप सबके पास होगा ही, फिर भी मैं बता देता हूँ, 9822942202, वो उस पर भी लिखा हुआ है। तो ये मेरा नंबर आप सेव करके रखो। दूसरा, एक ऐप डाउनलोड कर लो, मैं उसकी लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो तो क्लास के बाद रुको, मैं तुरंत ऐड कर देता हूँ। तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर पे सर्च करना कॉमर्स किंग साहू, इस नाम से सर्च करना। तो आपको ये ऐप क्यों डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ। ये इसलिए डाउनलोड करना है कि कभी आप अपसेंट रह गए, देखो अभी इन 2 महीनों में आप एक भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते। अगर एक भी लेक्चर मिस किया तो अगले दिन क्लास में समझना मुश्किल हो जाता। तो अगर गलती से कभी आप अपसेंट रह गए तो आपको क्या करना है, ऐप पे जाना है। जैसे मैंने कोई लेक्चर लिया, वो शाम तक ऐप पे आ जाएगा, 7-8 बजे तक। तो आपको वो लेक्चर देख लेना है, फिर अगले दिन क्लास में आना है, ताकि आपकी लिंक ना टूटे। क्लियर है? तो ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये मेरा नंबर इसलिए सेव कीजिए कि अगर आपको कोई डाउट रहा, कई बार होता ना कि आप क्लास में अपसेंट थे, फिर आप घर पे लेक्चर देख रहे, फिर लेक्चर देखते देखते आपके मन में डाउट आया, मैं तो वहां नहीं हूं, तो आप फटाफट क्या करेंगे, अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे डाल देंगे। फोन मत करना, क्योंकि मेरी क्लासेस चालू रहती तो मैं फोन तो उठा नहीं पाऊंगा। आप व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल देंगे तो मैं व्हाट्सएप चेक करते रहता हूँ बीच बीच में, तो फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दिया करूंगा। क्लास में है तो तुरंत ही आप आमने सामने पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी प्रॉब्लम रही, इमीडिएट पूछने का। क्लियर है? तो ऐसा डरने का नहीं है आपको, बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, और आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। करियर को लेके, कॉलेज को लेके, सब्जेक्ट को लेके, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। फेस टू फेस पूछने में डर लगे, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक, तो किसी को मुझसे मिलके जाना हो तो मिलके जाइए। कल सभी लोग शार्प 11 बजे आ जाएंगे, रजिस्टर, पेन, पेंसिल और स्केल लेके। ठीक है? तो ये सब चीजें लेके आ जाओ, कल से हम अकाउंट शुरू कर देते। ठीक है? और आपके जो भी दोस्त भाई होंगे उनको भी बता दीजिए। एक बैच तो ये मैं शुरू कर रहा हूँ, एक प्रोबेबली मैं जून में शुरू करूंगा, क्योंकि कॉलेज शुरू हो जाएगा तो फिर नए बच्चे आएंगे, तो फिर एक सेपरेट बैच शुरू करके उनको शुरू से पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। तो एक बैच मैं फिर जून में भी शुरू कर दूंगा। तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं, कुछ बाहर गाँव होंगे, अभी नहीं आ पाए क्लास में, तो उनको भी ये मैसेज आप कन्वे कर दीजिएगा, तो वो जून वाली बैच में भी आ सकते हैं। और आप लोग कल से ही आ जाइए, तो कल से ही हम ये शुरू कर देंगे। ठीक है? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ के जाइए, मिल के जाइए।